और दांदल जी ने कहा किसने कहा वापस जाना है? अरे एंटीना होता है यहाँ बीच में लगता है एंटीना। ऐसा कहते हैं पापू जी की मम्मी जो थी वो एक परी थी। परी समझते हो? परी आसमान की परियां, पापा वाली नहीं, पापा की परियां नहीं भाई, आसमान में जो परियां होती है वो। तो एक परी थी। ऐसा कहा जाता है परियों के लिए कि परियां कभी कभी धरती पर घूमने के लिए आती है, पर उनके साथ कंडीशन जुड़ी होती है कि जब वो धरती पर घूमने के लिए आए तब उनको कोई देखना नहीं चाहिए। यदि उनको कोई देख ले तो फिर उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती है और वापस आसमान में नहीं जा पाती। इसलिए कहते हैं अक्सर वो रात को आती है, क्योंकि रात में धरती पे लोग सो जाते हैं तो नाइट वॉक करके वापस चली जाती है अपने। एक बार ऐसी कोई एक परी धरती पर उतरने चाह रही थी, गलती से उसका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया मारवाड़। तो ढंग की जगह आना चाह रही होगी बापड़ी, यहाँ नीचे उतरी, गर्मी मिली अपने यहाँ पे तो गर्मी पड़ रही, तो उसको लगा यार गर्मी है बहुत भयंकर वाली, क्या किया जाए। तो वहां पास में एक तालाब था, वो तालाब में नहाने लगी कि भाई तालाब में नहा लेते हैं थोड़ी गर्मी कम लगेगी। धांधल जी मारवाड़ के राजा के छोटे भाई हैं। एक दिन वहां से निकल रहे थे, उसी रात को अपना घोड़ा लेके वहां से जा रहे। उनको ये पता था कि यहाँ पास में तालाब है, वह लोकल आदमी को तो पता ही होता है कहाँ तालाब है कहाँ झील है। तो उन्होंने लगा यार घोड़े को पानी पिला लेते हैं अपने, और वो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उसी तालाब की तरफ चले गए जिस तालाब में वो परी नहा रही थी। और जैसे ही धांधल जी ने परी को नहाते हुए देखा, धांधल जी तो स्टेच्यू हो गए। थोड़ी देर बाद उस परी ने देखा कि कोई व्यक्ति उसको देख रहा, तो उसने कहा मिस्टर तुम जो कोई भी हो पर धांधली कर रहे हो, और ऐसे किसी भी नहाती हुई महिला को देखना नहीं, और उसमें मैं तो परी और हूं, मेरे साथ तो कंडीशन है यदि मेरे को देख ले तो मैं वापस नहीं जा पाती हूँ, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? और धांधल जी ने कहा किसने कहा वापस जाना है? और धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी? परी ने कहा मैं शादी तो कर लूंगी और कोई चारा भी मेरे पास नहीं है, पर मेरी दो शर्तें हैं। क्या? एक तो मेरे को अलग से महल बनवा के देना पड़ेगा। धांधल जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं राजा का छोटा भाई हूं, एक क्यों 3 महल बनवा देंगे। और बता, उस महल में बिना मेरे से पूछे कोई नहीं आएगा। डन। अब भाई महल बनवाया गया, शादी हो गई, महल बनवाया गया, ऊपर ही उसमें अलग से रहा करती। समय अंतराल पर एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया पाबू। क्या नाम रखा गया? तो कहते अपने जितने देवता हुए इनमें सबसे हैंडसम कोई देवता थे तो वो कौन थे? मम्मी पे चले गए। परी फूट रही थी तो बाबूजी भी धांधल जी पे जाते, फिर तो क्या ही फूट रहे हुए होते हैं। मारवाड़ का आदमी भाई साहब अलग ही दिखता है, और मम्मी वाले गुण आए थे थोड़े फूट रहे थे बाबूजी। अब एक दिन धांधल जी को लगा कि यार ये क्या तरीका है कि मेरे से बिना पूछे कोई महल में नहीं आएगा। और एक दिन धांधल जी बिना पूछे महल में चले गए कि देखें सही क्या होता है भाई। और अंदर जाके देखा कि अंदर परी तो है ही नहीं, वहां पे एक शेरनी है और शेरनी के साथ में पाबू खेल रहा है। और लगा ये क्या कोतक है। कहते में शेरनी ने धांधल जी को देखा और वापस परी बनी, और उसने कहा मैंने इसी दिन के लिए मना किया था, मेरे में ये भी ताकत है कि मैं जब अकेली होती हूँ अपना रूप चेंज कर लेती हूँ, पर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मैंने कहा था बिना पूछे नहीं आ सकता कोई, अब इस बच्चे को तुम रखो मैं यहां से जाऊंगी। एक माँ की अपने बच्चे के प्रति 2 इच्छाएं होती है, थोड़ा दूध पिला के बड़ा करे, और बड़ा हो जाए तो अपने कंधों पे खिलाए, अपने पीठ पे खिलाए। तो मैंने दूध पिला के बड़ा तो कर दिया, पर इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि कंधों और पीठ पे खिलाती, अब तू जाने तेरा काम चढ़। तो परी तो चली गई। फिर धांधल जी की एक और रानी थी, उनका नाम था कमला दे। क्या नाम था? फिर बाबूजी का पालन पोषण जो करते हैं वो कौन करते हैं? कमला। बाबूजी बड़े हुए, बाबूजी की सगाई की गई अमरकोट की राजकुमारी के साथ, और अमरकोट की राजकुमारी कौन थी? फुलम दे। फुलम दे या सुप्या। नियत समय आया, बाबूजी की शादी का दिन आया, बाबूजी तैयार हुए, शेरवानी पहनी, साफा बांधा, तुर्रे कलंगी सिर पे, सिरमोड़, एंटीने सब लगाए उन्होंने। अरे एंटीना होता है यहाँ बीच में लगता है एंटीना। पहले अपने को पता नहीं था, नया नया एक्सपीरियंस है भाई साहब, विश्वास करना पड़ेगा आपको ना। तो बाबूजी एकदम तैयार हो गए टनाटन एकदम। बाबूजी के 2 खास दोस्त चंदा और अच्छा, शादी में दूल्हे ज्यादा तैयार, दूल्हे के दोस्त हो तो दो वो चंदा और डामा भी ऊपर तक बटन बंद किए हुए, जोधपुरी कोट पैंट, डीओ छिड़क के आए हुए वहां पे एकदम। और उन्होंने बाबूजी को आग कहा बाबूजी यार क्या लग रहे हो यार, बाबूजी आज है ना अमरकोट में छज्जे टूट जाएंगे। क्या टूट जाएंगे? पहले क्या जब बारात जाया करती तो बारात को देखने के लिए लोग छतों पे इकट्ठे होते। भाई पुरुष तो घर से बाहर जाके देख लेंगे, महिलाएं घर से बाहर जाती नहीं थी तो छतों पे खड़े होकर देखती, छतें भर जाती तो छतों के आगे छज्जे होते थे, उन छज्जों पे खड़े होकर देखती। अब यदि छज्जे पे ज्यादा भार हो जाएगा, छज्जा गिर जाएगा, क्योंकि बाबूजी आपको देखने के लिए इतनी महिलाएं होगी कि छज्जा ही टूट जाएगा। और गांव में फिर महिलाओं के भी पर्दा प्रथा होती है, तो सीधे सीधे आप घूंघट से देख नहीं सकते, इसलिए महिलाएं दूरबीन लगा है ना, नीचे वाले को चेहरा दिखे नहीं पर महिला पूरी दूरबीन लगा देती है ना। तो बाबूजी का बाबूजी आज छज्जे टूटेंगे, पर चंदा डामन का पर बाबूजी एक दिक्कत है,
क्या कि अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है, दूल्हे की घोड़ी अच्छी हो तो दूल्हा और अच्छा लगे। तो बाबूजी ने कहा भाई घोड़ी तो अब जैसी है वैसी लेके जानी पड़ेगी। कहा नहीं, अपने गांव में एक महिला है देवल, उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ी है केसर कालमी। कौन सी है? और यदि अपने केसर कालमी मिल जाए तो मजा आ जाए। बाबूजी बाबूजी ने कहा तो ट्राई कर लो। चांदा डामा गए, देवल को जाकर कहा कि माँ देवल, बाबूजी बीन बने हुए हैं, उनको घोड़ी चाहिए, केसर कालमी दो। और देवल ने कहा नहीं भाई, केसर कालमी नहीं दे सकती, मेरे पास गायें हैं खूब सारी। पहले धन का मतलब ही गाय होता था, गोधन, अभी बोलते हैं गोधन। कभी आपने सुना भैंस धन, बकरी धन? पर गाय को अभी भी क्या कहते हैं? धन। क्योंकि पहले गाय आदान प्रदान का हुआ करते ना। जैसे अभी तक हम पढ़ते हैं कि यज्ञ करने के बाद पंडित को गाय दी गई, अभी भी अपने देते हैं गांव में। तो गाय क्यों? क्योंकि पहले धन होता ही क्या था? गाय होता था। तो गोधन दिया गया, गाय का गोदान, गाय का दान दिया गया। तो क्यों गाय का? क्योंकि गाय मुद्रा थी, उस समय का धनी गाय हुआ करती। तो गाय रखते सारे के सारे पशुपालक समाज था मारवाड़, वैसे भी खेती ज्यादा होती नहीं थी साइड के अंदर। तो कहा भाई मेरी गाय चराने के लिए जब गवाला जाता है, गवाला समझ गए? गाय चराने वाला। मेरा गाय चराने वाला जब गवाला जाता है तो मेरी घोड़ी को लेके जाता है। अब जब गाय धन है तो गाय की लूटपाट भी होगी, तो उन दिनों गायों की लूटपाट ज्यादा होती, क्योंकि खुदा ना खास्ता कल को गायों की लूटपाट हो जाए और गवाले के पास घोड़ी हो तो भाग के गांव आएगा, बताएगा भाई गायों को लूट के ले गए। तो गांव वाले जाएंगे, गाय छुड़वा के लेके आएंगे। और यदि घोड़ी नहीं होगी तो पैदल पैदल आएगा, पैदल पैदल आएगा, तब तो लुटेरे पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए घोड़ी नहीं दूंगी मैं। चांदा डामा वापस आए, उन्होंने बाबूजी का, बाबूजी हमें तो मना कर दिया, पर हमें लगता है एक बार आप खुद ट्राई करो, बात बन सकती है। बाबूजी खुद एकदम बीन बने हुए देवल के पास गए, कहा माँ देवल केसर कालमी दो ब्याह के लिए। देवल ने कहा बाबू तुम हम हमारे सबसे अच्छे राजकुमार हो, तुम्हें कौन मना करे, बींद को तो वैसे भी कौन मना करे। पर बाबू दिक्कत वही है जो मैंने चांदा डामा को बताई, यदि मेरी गायों की लूटपाट हो गई तो। बाबू ने कहा कि माँ देवल मैं वचन देता हूं, यदि आपकी गायों की लूटपाट हो गई तो मैं आपकी गायें बचा लाऊंगा। अरे तुम कैसे बचा के लाओगे, तुम तो ब्याह करने जा रहे हो। कि मैं मान लो यहाँ से रवाना हुआ और 10 किलोमीटर बाद में पता चला आपकी गायों की लूटपाट हो गई, मैं शादी करने जाऊंगा नहीं, आपकी गाय बचाने के लिए आऊंगा। मैं वहां पहुंच गया और वहां जाके तोरण मार रहा हूं और मुझे पता चला आपकी गायों की लूटपाट हो गई, आपने तोरण बाद में मारेंगे, पहले गाय बचा के लाएंगे। वहां खाना खा रहा था तो मैं तो खाना छोड़ के जाऊंगा, आप घोड़ी दे दीजिए। देवल ने कहा ठीक है भाई, जब इतना करे तो घोड़ी ले जाओ तुम। बाबूजी यहाँ से घोड़ी लेकर रवाना हुए। घोड़ी वाकई बेहद सुंदर, जितने सुंदर बाबूजी लग रहे उतनी अच्छी क्या लग रही घोड़ी। और पहले घोड़ियों को नचाया करते, तो बाबूजी घोड़ी को नचाते हुए लेके गए। अब वहां अमरकोट वाले जब बारात को सामने स्वागत करने के लिए आए तो वहां भी सब तरफ बातें गा रहे यार कितना सुंदर बीन है, उतनी सुंदर बीन की घोड़ी आ रखी है एकदम। तो उनको बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा ठीक है बीन तो सुंदर है, पर घोड़ी में ऐसा क्या है तुम्हारे, सबके पास ही घोड़े होते हैं, हमारे पास कौन से घोड़े नहीं है। कहा अरे नहीं नहीं तुम्हारे वाले घोड़े हैं, ये भाई साहब केसर कालमी है, ये चीज ही अलग है। ऐसा क्या है? अरे कितना सुंदर नाचती है। किसी अमरकोट वाले ने कहा कि घोड़े और घोड़ियां नाच से नहीं परखे जाते, घोड़े और घोड़ियों का पता चलता है दौड़ते कैसे हैं। युद्ध के मैदान में नचाना नहीं होता है, युद्ध के मैदान में इधर से उधर उधर से उधर, ये नाचने लग जाए आपकी युद्ध के मैदान में, फिर मतलब क्या निकले। तो बाबूजी ने कहा दौड़ती भी हमारी बाल उतनी अच्छा है, लगवाओ दौड़। और बाबूजी का साड़ा अपना घोड़ा लेके आ गया। बाबूजी ने कहा आज घोड़ा, आज तुम अपने घोड़े को फ्रेश एकदम, तुम्हारा तो बंधा हुआ घोड़ा था लेके आयो, मेरी घोड़ी 30 किलोमीटर चल के तुम्हारी थकी हुई, कल दौड़ करवाएंगे। उसने कहा बस डर गए, इतनी हिम्मत थी। बाबूजी ने कहा तुम कुछ भी कर सकते हो पर जयकांत सिकरे का ईगो हटे, लगाओ दौड़ लगाओ आप तो। और भाई साहब केसर कालमी के अमरकोट वाले घोड़े के बीच में दौड़ लगाएगी। अमरकोट वाला घोड़ा तो कहीं का कहीं रह गया, केसर कालमी हवा से बातें कर रही थी। और अब बाबूजी ने और कहा लो देख लो तुम्हारे। अब अमरकोट वालों को बड़ा यूं बुरा लगा। तो बाबूजी जब वहां तोरण मारने के लिए, तोरण मारना समझ गए, तोरण मारने के लिए पहुंचे तब उन्होंने तोरण ऊंचा बांध दिया। अच्छा तोरण मारना हिंदी का एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है शक्ति प्रदर्शन करना। क्या अर्थ होता है? पहले क्या होता था, एक राजकुमारी से ब्याह करने के लिए 4-5 राजकुमार पहुंच जाते। अब एक राजकुमार से 4-5 राजकुमार पहुंच गए, ब्याह किससे करें? तो बाद में अगले क्या करते, तोरण ऊंचा बांध देते। जो तोरण मार देगा राजकुमार उससे साथ क्या कर देंगे, ब्याह। तोरण मार देगा मतलब इतने ऊंचे तोरण को टच करेगा मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। तो तोरण मारने का मतलब क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन करना, अपनी पावर दिखाना, वहां पर पावर शो करना वहां पर। तो उन्होंने बड़ा ऊंचा तोरण बांधा। उनका यह था कि कह रहे ना घोड़ी ऐसी घोड़ी ऐसी, आप देखते हैं तोरण कैसे मारेंगे। बाबूजी गए, बाबूजी ने जाके देखा गया तोरण तो ऊंचा बंधा हुआ है। उधर अमरकोट वाले खड़े खड़े मुस्कुराए, अब मार देखे। इधर घोड़ी की बड़ी तारीफें कर रहे थे। अब तो आपको ये कहना पड़ेगा तोरण नीचा करो, और कोई इलाज नहीं है। अब फिर देखते हैं अपने। पर बाबूजी ने अपने केसर के हाथ फेराई और केसर के हाथ फेर के कहा कि केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत। पोत का मतलब भेद, पोत का मतलब बेइज्जती करवा देना, मतलब ना यार पोत दे दिया मतलब बेइज्जती करवा दी। केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी। हे केसर आज तेरी और मेरी बेइज्जती मत करवा देना, मारवाड़ के राठौड़ों की जो बारात आई है उसकी बेइज्जती मत करवा देना।
और कैसर ने जैसे सिर हिलाया कि बाबूजी क्या चिंता करते हो, ये तोरण इसको मैं 2 मिनट में मार दूंगा अभी। और बाबूजी जो ढोल बजा रहा था लड़का, उसको कहते हैं कि ढोली रात छोरा तू तो मदरो ढोल बजा, मदरो मतलब धीमे, ये ढोल बजाने वाले थोड़ा धीमा धीमा ढोल बजा, तो ढोल रे धमाके मारे कैसर घोड़ी नाचसी, तेरे ढोल के धमाके पे मेरी क्या नाचेगी। और बाबूजी ने नचाते नचाते अचानक लगाम खींची, जो कैसर ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उछाल दी, तो पिछले दोनों पैरों पे खड़ी हो गई। अब घोड़ी इतनी ऊंची हुई, बाबूजी और ऊंचे हो गए। आराम से बाबूजी ने टच किया उस तोरण को, और घोड़ी ने अपने अगले दोनों पैर तोरण जहां लगा हुआ था उस दीवार पे टिकाए, तो वापस जब आई तो दीवार के ईंटें साथ में लेके आई। अब नीचे उतरते हम, बाबूजी ने उस अमरकोट वालों की तरफ देख के कहा क्या हाल है। मैंने जहां कहीं ये कहानी पढ़ी थी वहां था कि ये सब समाचार अंदर फुलमदे को मिले कि बाबूजी ने इतना ऊंचा तोरण मार दिया, फुलमदे फुली ना समाई। फुलमदे बड़ी राजी है कि साढ़े आला सरदार बाहर यूं कारनामे दिखा रहा है, और कि फुलमदे की सारी सहेलियां जल गई। इतना तो लड़कियों में होता है। देखो आगे भाई बाबूजी अंदर फेरे लेने के लिए बैठे ना, अभी बाबूजी के 3 फेरे हुए थे। कितने फेरे हुए? इतने में जो देवल जिनकी वो कैसर काल में थी, बाल बिखेरे हुए, गालियां निकालते हुए, वही फेरों के अंदर ही। मैंने पहले ही कहा था घोड़ी मत लेके जाना, तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं बचा के लाऊंगा, अब मेरी गायें तो लुट गई, मेरी गायों को तो लुटेरे ले गए, तुम यहाँ बैठे बैठे फेरे ले रहे हो, और मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने कहा था घोड़ी नहीं ले जाने दूंगी। बाबूजी ने कहा चिल माँ देवल चिल, क्या बात हुई? अब मेरी गायों को लुटेरे ले गए। कौन ले गया तुम्हारी गायों को? कि जायल का राजा जींदराव खिंची ले गया। जायल का राजा कौन? नागौर में जगह है जायल, वहां का कौन सा राजा ले गया? जींदराव खिंची ले गया मेरी गायों को। कहां का राजा जींदराव खिंची? जायल का राजा। और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी गायें बचा के लाऊंगा, तो बचा के ला मेरी अब गायों को, और यहाँ बैठे बैठे फेरे ले रहा है, तुम्हें तो ब्याह की पड़ी है, मेरी गायों को कौन बचाए? बाबूजी ने कहा नहीं माँ देवल, मैंने आपको वचन दिए थे कि मैं गायों को बचाऊंगा, तो मैं बचा के लाऊंगा। उन्होंने अमरकोट वालों को कहा कि 3 फेरे हुए हैं, पर मैं देवल को कह के आया था कि तुम्हारी गायें बचाऊंगा, मैं गाय बचाने के लिए जा रहा हूं, यदि जिंदा रहा तो मैं वापस आऊंगा, यदि जिंदा नहीं रहा तो बाद में स्वर्ग के अंदर ही मिलेंगे। बाबूजी जाते हैं वहां से अपने इस नए बने फलोदी जिले में एक जगह पड़ती है देचू। कौन सी जगह है? इस देचू गांव में वो जींदराव खिंची से लड़ाई करते हैं, वो गायों को छुड़वाते हैं, लेकिन उस लड़ाई में लड़ते हुए मारे जाते। हमने कहा एक व्यक्ति जो गायों की रक्षा के लिए अपनी शादी छोड़कर आ गया था, एक व्यक्ति जो अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने 3 फेरों के बाद वापस आ गया था, क्योंकि उसको लगता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन नहीं जाने चाहिए, वरना कल कौन किस पर विश्वास करके कौन सी चीज देगा। मैंने कहा था कि मैं गायें बचाऊंगा, शादी ब्याह होते रहेंगे, लेकिन वचन जो है वो कभी भी जाने। हमें लगा यार एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी शादी छोड़ दी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने वचनों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने गायों के लिए शहीद हो गए, उसकी तो पूजा होनी चाहिए। हम लोग देवता के रूप में पूजने लगे। हमारे तमाम लोग देवता उस समय के शहीद हैं। आज भी हमारा कोई शहीद होता है, बाकायदा जब उसकी डेड बॉडी आती है, सारे गांव वाले नारे लगा रहे होते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा फलान जी का नाम रहेगा, लगाते हैं, उनकी जय जयकार लगाते हैं। गांव में उनकी मूर्तियां लगाई जाती है, और नहीं तो कम से कम 15 अगस्त 26 जनवरी उनकी जन्मतिथि, उनकी पुण्यतिथि पे अगरबत्तियां भी करते हैं। हमारे पहले वाले पूर्वजों ने मंदिर बना दिए, मूर्तियां तो हम भी लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं हमारे सब शहीदों की। आज भी किसी शहीद की मूर्ति के पास से निकलते हो, अनायास आपके हाथ जुड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये अपने लिए जान की बाजी लगाई जिस आदमी ने, उसका हम पूजा अर्चना नहीं करेंगे, किसकी करेंगे? बस ये कही उस समय के शहीद थे। कितने फेरों के बाद आ गए बाबूजी? किसकी गायों की रक्षा के लिए? कौन से गांव में लड़ाई लड़े? किसके खिलाफ लड़ाई लड़े? और लड़ते हुए वीरगति को कितने फेरों के बाद आए? इसलिए हमने बाबूजी को सम्मान दिया। हमने कहा बाबूजी 3 फेरों के बाद आ गए थे, इसलिए अब हम 3 फेरे लेंगे नहीं। 7 फेरे होते, बाकी बचे 4 ही लेंगे, इसलिए फेरे 4 होते हैं। फेरे कितने होते हैं? कि 3 किसने ले लिए? किसने ले लिए थे? अभी फेरे 4 ही होते हैं। फिर कोई स्टूडेंट आ कहता है हमारे 7 होते हैं, तो पंडित जी को समझाओ गलत करवा रहे हैं। फेरे 4 ही होते हैं, है ना? हाँ 3 में बीन नहीं आगे, 1 में बीन आगे। ये भी अपने को नया नया एक्सपीरियंस है भाई साहब, है ना? एकदम आपने प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, झूठी बात नहीं भाई साहब। मैं अभी एक पंजाबी मूवी देख रहा था, चमकीला। चमकीला ही तो चमकीला में एक डायलॉग है, उसमें चमकीला कहता है मैं तेरे नाले 4 लावा लेती हैं। लावा मतलब फेरे, लावा मतलब कितने फेरे लिए? अभी सुप्रीम कोर्ट का बयान आया 5-7 दिन पहले
कि हिंदू धर्म में शादी तभी मान्य होगी जब 7 फेरे होंगे। मेरा जी क्या कि सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट, फेरे 4 ही होते हैं, 7 होते ही नहीं है। तुम कहां से 7 दिलवा रहे हो? तो फिर ये फिल्मों वालों ने सिखा दिए 7 फेरों के 7 वचन निभाना। अरे हो ही नहीं रहे, जब हो ही नहीं रहे तो कहां से निभाए? लेकिन जायल कहां पड़ता है? जीनराव खिंची बाबूजी का रियल बहनों ही है। बाबूजी की रियल बहन की शादी किसके साथ हो रखी थी? जीनराव खिंची। तो आप कहोगे सर बारात में क्यों नहीं गया, है ना? पर भाई साहब ब्याह में फूफा जी जीजाजी राजी रह जाए, फिर फूफा जी और जीजाजी होने का मतलब ही क्या हुआ? जीनराव खिंची की शादी बाबूजी की बहन के साथ हुई थी। इसकी खुद की शादी के बाद इसकी बाबूजी के परिवार से लड़ाई हो गई थी, ससुराल वालों से लड़ाई हो रखी थी। और ये तो बाबूजी के गांव जाता ही नहीं था, अपने ससुराल जाता ही नहीं था, ब्याह में नहीं आया था। उल्टा इसने धमकियां दे रखी थी कि भाई साहब जिस दिन मौका मिला ना गांव लूटूंगा तुम्हारा। और मौका मिला, बाबूजी की बारात गई तो मतलब सारे के सारे लोग तो कहां चले गए? बारात में। पीछे से गांव लूट गया है। और बाबूजी ने कहा कोई बात नहीं, भले रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना पड़े पर गायों की रक्षा जरूरी है, वचन दिए उन वचनों की रक्षा जरूरी है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार। एक दिन जंगल में कुटिया के अंदर वहां पे तीनों बैठे हैं, माँ सीता अंदर को रसोई का काम करे कुटिया में, भगवान श्री राम कुटिया के बाहर विराजमान, और लक्ष्मण पास में एक पानी का कुंड था। कुंड समझ गए? पानी का, पानी के कुंड से पानी निकालने के लिए गए हुए थे। इतने में वो भगवान श्री राम के पास में मिस श्रीलंका आती है, स्वरूप नखा। कौन आती है? अपने टाइम की श्रीलंका की सबसे सुंदर वही थी भाई साहब, इसके नाखून भी सुंदर थे, स्वरूप नाखून, स्वरूप नखा। वो तो बापड़ी का हमने नाम कर दिया सुरपणखा। हमने कहा राक्षणी थी, राक्षणी। तो उसके नाखून भी सूप मतलब छाजले जैसे थे, बाकी उसका नाम था स्वरूप नखा। क्या नाम था? जिसके नख भी स्वरूप हो। वो आई, उसने राम जी को आगे कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे? राम जी ने कहा बकवास, रवाना। उसने अंदर देखा सीता जी बेटे, उसने कहा ओके ओके समझ गई, कमिटेड, ओके। लक्ष्मण जी अकेले दिखे, वो लक्ष्मण जी के पास चली गई, लक्ष्मण जी को जाग कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे? लक्ष्मण गुस्सेल आदमी थे। लक्ष्मण ने कहा तू रवाना हो जाए यहां से, मैं करवा दूंगा दोस्ती तेरे को अभी। पर वो लक्ष्मण के पीछे पीछे दौड़ती है, प्लीज दोस्ती कर लो ना प्लीज। लक्ष्मण जी उसके आगे आगे दौड़ते हैं। वो उस कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काटते हैं। कितने चक्कर काटते हैं? कितने चक्कर? उस कुंड के चारों तरफ। और 4 चक्कर के बाद लक्ष्मण को गुस्सा आता है, लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देता। और शूर्पणखा ने कहा अरे मैंने खाली प्रपोज हित किया था और उसमें इतना बड़ा दंड, तूने मेरा नाक काट दिया। लक्ष्मण ने कहा देखो अभी त्रेता युग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कौन कौन से? त्रेता, द्वापर, अभी कलयुग है। भगवान कृष्ण वाला द्वापर था, भगवान राम वाला त्रेता था, और इससे पहले वाला सत्य। तो उनका देखो अभी त्रेता युग चल रहा है, इसमें तो अपने बीच कुछ भी संभव। मैं भाई श्री राम और भाभी जी सीता जी के साथ आया, इनकी सेवा करूंगा, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं एक दिन कलयुग आएगा, एक दिन मैं बनूंगा पाबू और तुम बनोगी फूलम दे। मैं बनूंगा और तुम बनोगी, बाकी 3 फेरे वहां लेंगे। इस कुंड के चारों तरफ कितने चक्कर काटे हैं? वहां कितने काटेंगे हम? इसलिए बाबूजी कितने फेरों के बाद आ गए? इसलिए गांव के अंदर जब बाबूजी कहानी कोई सुनाता है, सुनाते समय कहता है कि बाबूजी 3 फेरों के बाद आए, लड़ते हुए मारे गए, तो सुनने वाले कहते हैं अरे शादी भी कंप्लीट नहीं हुई देखो। तो सुनाने वाला बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में कहता है कि नहीं भाई ये पहले से तय था, लक्ष्मण जी ने कहा था कि त्रेता में 4 फेरे लिए हैं, कलयुग में कितने लेंगे? तो लक्ष्मण जी का अवतार कौन माने जाते हैं? कौन मान जाते हैं? बाबूजी की एक भतीजी थी, उनका नाम था केलम। क्या नाम था? केलम भतीजे थे। उनकी शादी है, केलम ने बाबूजी कहा कि चाचा जी मेरे को 4 व्हीलर चाहिए, बिना 4 व्हीलर के मत शादी करूंगी नहीं। इसलिए अपनी भतीजी केलम को शादी में देने के लिए बाबूजी कैमल लाई थे। तो राजस्थान में पहली बार कैमल केलम की दहेज के लिए आए थे। तो ऊंट लाने वाले व्यक्ति कौन थे राजस्थान में? इसलिए आज भी गांव में ऊंट बीमार हो जाए तो किसकी पूजा करो? बाबूजी। तो अभी तक भी गांव में दादाजी की उम्र के लोग होते हैं, वो ये आप छोटी क्लास समझो, 3री 4थी मेरे बच्चे पढ़ते हैं, इधर आ किताब बांध है, तो किताब बांध सकता है, अखबार बांध के बता। तो वो बांधने का मतलब क्या होता है? पढ़ने। पहले गांव में जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते और किसी घर पे कोई कागज आ गया तो अब वो कौन पढ़े? तो बात जिसको पढ़ना था उसके पास लेके जाते थे, हमारा कागज बांधो, हमारे भाई गांव से कोई कागज आया, हमारे को रजिस्ट्री का आया, किसी प्रकार का है, ये बांध के बताओ। तो बांधना मतलब पढ़ना। तो मेरे मान लो ऊंट बीमार हो तो मैंने कहा मैं आपकी फड़ बंचवाऊंगा। क्या करूंगा? फड़ मतलब और कोई पढ़ेगा उस फड़ को? तो अब कौन पढ़ेगा? तो मान लो मेरा ऊंट ठीक हो गया, तो मैं बाबूजी के मंदिर में गया, तो बाबूजी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो होते हैं भील जाति के लोग। कौन जाति के? चांदा और डामा कौन थे?
तो पुजारी भी कौन होते हैं? भील जाति के। अपने यहाँ लोकल भाषा में पुजारी को बोलते हैं भोपा। क्या बोलते हैं? तो वो जो भील भोपा जी होते हैं, मैंने भोपा जी के पास गया और मैंने भोपा जी को जाकर कहा, भोपा जी मेरा ऊंट बीमार हुआ था, तब मैंने कहा था फड़ बंचवाऊंगा, अब मेरी फड़ बांच दो आप। भोपा जी ने कहा बांच देंगे, कब आऊं? संडे को आ जाना, छुट्टी है, आराम से बांच देना आप तो। अब भोपा जी अपनी पत्नी को साथ लेके आएंगे, भोपी जी। तो भोपा जी भी आगे और भोपी जी, वो साथ में क्या लेके आएंगे? फड़ कपड़े का एक पर्दा होता है। फड़ क्या होता है? कपड़े का एक पर्दा होता है, कपड़े का। इस पर चित्र बने होते हैं कि बाबूजी का जन्म हो रहा है, बाबूजी खेल रहे हैं, बाबूजी घोड़ा चलाना सीख रहे हैं, बाबूजी की सगाई हुई है, बाबूजी शादी के लिए जा रहे हैं, बाबूजी फेरे ले रहे हैं, 3 फेरों के बाद उठ के आ रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो प्लेग में बचा रहे हैं, वो ऊंट ला रहे हैं, थोड़ी भाइयों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से चित्र बने होते हैं। वो भोपा जी भोपी जी कपड़े का पर्दा दीवार पे टांगते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं। भोपा जी के हाथ में एक वाद्य यंत्र होता है, रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र? वो रावण हत्ता बजाते हैं और फड़ गाते हैं। तो फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? क्या होती है फड़? कपड़े का एक पर्दा। क्या होता है? कपड़े का एक पर्दा। कौन गाते हैं इसको? कौन से भोपा जी? भील जाति के। वो कौन सी जाति के? भील जाति के। किसकी फड़ गाते हैं या किसकी फड़ बांधते हैं? पल्ले पड़ की बात देखो।